हेलो गाइस, नमस्ते। सबसे महत्वपूर्ण तुम हो के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्राची और थोड़ा वेट करते हैं, 1-2 मिनट, 5 मिनट सबके आने का। हाय, लोग हाय कह रहे हैं। प्रत्यूष हाय, गुड इवनिंग। तनवीर हाय, हेलो। हम इन सेशंस में मेंटल हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स पे बात करते हैं और इस सेशन का नाम है सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। और आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में कि आपके बचपन का आपके व्यस्क जीवन में रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, कैसे प्रभावित करते हैं। जिस तरीके से आप बड़े हुए हैं, जिस तरीके से आपको पाला पोसा गया है, वो आपके रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और थोड़ा वेट करते हैं लोगों के आने का। कुछ ही लोग मुझे दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सुंदरता निहारने आए हैं, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। जो लोग कुछ अच्छा जानने समझने आए हैं, वो रहें और बात करें। उम्मीद है आप लोगों ने भी इस बारे में पढ़ा होगा। मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट कर दिया था कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और हालांकि मैंने पहले भी इस बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ वापस से पढ़ा और कई नई चीज़ें मुझे जानने को मिली। तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताऊंगी कि मुझे क्या पता है, उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। तो इतना ही होगा आज का सेशन। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कौन आता है, क्या होता है। वैसे ये सेशन IGTV पर भी अपलोडेड रहेगा, तो जो लोग किसी वजह से नहीं देख पाएंगे या नहीं अटेंड कर पाएंगे इस सेशन को, उन्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी लोग आ रहे हैं, एक बार हाय, हेलो, नमस्ते कर दें तो आसानी रहेगी उससे। एक मिनट, ब्राइटनेस बढ़ा दी है मैंने ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। 2-3 नाम तो मुझे दिख रहे हैं। ज़िद्दी क्वीन, सप्पू गोस्वामी, अवधेश। इन सेशन को शुरू करने का इकलौता मकसद यही था कि ज़्यादातर लोग सहज नहीं होते हैं जब मानसिक और भावनात्मक मुद्दों पर बात होती है। तो लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने इमोशंस के बारे में बात करने के लिए। तो मैं जैसे कुछ परेशानियों से, दिक्कतों से गुजरी हूँ, तो मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। अब ऐसे एक स्पेस में हूँ कि मुझे उतनी हिचक नहीं होती इन मुद्दों के बारे में बात करने में। तो हम जितनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ा पाएँ इन्हें लेकर, उतना ज़्यादा हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। और आई थिंक हमें शुरू कर देना चाहिए। क्या टाइम हो गया है? 5 मिनट तो हो गए हैं। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर और उसके बाद में हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन आपके अडल्टहुड में आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। कैसे आप अपने रिश्तों में रिएक्ट करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे आप लोगों से मिलते जुलते हैं। ये सब बातें हम लोग इस सेशन में देखेंगे, बात करेंगे इस बारे में। पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी, कुछ बताऊँगी, और उसके बाद में आप लोग अपने रिसर्च जो आपने किया हो या अपने एक्सपीरियंसेस या फिर अपने जो सवाल हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमें अब शुरू कर देना चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे? एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है
जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो एक टर्म आता है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी या अटैचमेंट स्टाइल, ये होता क्या है, अटैचमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे किस अटैचमेंट की बात हो रही है। तो अटैचमेंट जो है वो बॉन्ड या वो रिश्ता है जो एक बेबी का, उसका जो प्राइमरी केयर गिवर होता है, माने कि जो उसको पालता है बचपन में एक छोटे से बच्चे को, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है, ज़्यादातर वो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है आपका प्राइमरी केयर गिवर। कई केसेस में कोई आया होती है, कुछ और केसेस में जैसे कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ मोर देन वन केयर गिवर्स होते हैं। तो कैसा रिश्ता होता है उनके साथ में, उसको अटैचमेंट कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तभी से उसका ये रिश्ता शुरू हो जाता है, और अब जिस तरीके से अपने पूरे जीवन में रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, ये उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वे मोस्टली दो तरीके, ब्रॉडली हम देखें तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिक्योर और एक होता है इनसिक्योर। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है तो आपको इंटरनेट पे ढेरों क्विज़ेस मिल जाएंगी, और उसको आप देखकर उसके क्वेश्चंस का आंसर करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। तो दो तरीके के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, एक सिक्योर और एक इनसिक्योर। ब्रॉड कैटेगरी अगर हम देखें तो इनसिक्योर के फिर आगे तीन तरीके के होते हैं, डिसमिसिव अवॉइडेंट, एंग्जियस प्रीऑक्यूपाइड और फियरफुल अवॉइडेंट, या फिर उसको डिसऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जब बचपन में आपको पूरा अटेंशन मिलता है, आप अपने प्राइमरी केयर गिवर के साथ में सिक्योर महसूस करते हैं, तो आपका जो अटैचमेंट स्टाइल होता है वो सिक्योर बन जाता है। आप उनके साथ में खुश होते हैं, मतलब जब उनकी कंपनी में होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हैं, आप कम रोते हैं। बच्चे की बात करें, जब आप एक इन्फेंट हैं, आप बच्चे हैं, तो आप सिक्योर महसूस करते हैं। और जब आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है अपने केयर गिवर की तरफ से, तो आप खुद से भी दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिलता है अपने प्राइमरी केयर गिवर की तरफ से। ठीक है, मोस्टली ये तब होता है जब जो पेरेंट्स हैं या जो प्राइमरी केयर गिवर है वो, उसका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो सिक्योर होता है। ठीक है, और वो हर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के साथ में, यानी कि वो उन्हें सही गलत के बारे में भी समझाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो उनको एक वार्मनेस भी देंगे रिलेशनशिप में, उनको प्यार भी करेंगे, उनको हर तरह से एक सपोर्ट देंगे, अच्छा बुरा जिस तरीके का सपोर्ट है वो उन्हें देंगे, और एक इंडिपेंडेंस भी देंगे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। ये सब सिक्योर रिलेशनशिप्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के। अच्छा, एक जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इसके बारे में, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उन्होंने कुछ बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ में या केयर गिवर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ये पाया कि जब इन बच्चों को, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले बच्चों को, जब उनके केयर गिवर्स या पेरेंट्स से अलग किया जाता है तो वो अपसेट होते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो वो, और उनको कंफर्ट किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती उन्हें चुप कराने में। ठीक है, तो अगर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के बारे में किसी का कोई सवाल हो, अभी तक कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। आई विल गिव अ मिनट अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल तो शायद ही किसी का होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है, और उनका बचपन अच्छा बीता होता है, और फिर वो अडल्ट रिलेशनशिप्स भी मैच्योरली हैंडल करते हैं, विद कॉन्फिडेंस हैंडल करते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी का इस पर कोई सवाल है।
अगला है जो हमारा इनसिक्योर का पहला टाइप, वो है डिसमिसिव अवॉइडेंट। डिसमिसिव अवॉइडेंट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किसी भी तरीके के अटैचमेंट को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर तब होता है जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को निगलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं किसी भी वजह से। कुछ भी वजह हो सकती है वो, या फिर उन्हें नेगलेक्ट किया जाता है। पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाते, तो वो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। ठीक है, वो जब ऐसे बच्चों को जब अपने पेरेंट्स से अलग किया गया उस एक्सपेरिमेंट में, तो वो अपसेट हुए। सेपरेशन से जब पेरेंट्स से अलग किया गया, लेकिन जब पेरेंट्स वापस आए तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट करना ही अवॉइड किया। दैट इज़ व्हाट दे डू एग्जैक्टली इन अडल्ट रिलेशनशिप्स एज वेल। उनको क्योंकि उन्हें बचपन से रिजेक्शन मिलता है, उनको नकारा जाता है, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग होते हैं वो अटैचमेंट चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों से। और रिलेशनशिप्स में इनको क्लोजनेस जो होती है या फिर वल्नरेबिलिटी होती है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से हर्ट किया जाएगा, उन्हें फिर से रिजेक्ट किया जाएगा और नेगलेक्ट किया जाएगा। तो इस वजह से वो अवॉइड करते हैं क्लोजनेस ऐसे रिलेशनशिप्स में। कमिटमेंट को भी अवॉइड करते हैं। सेम चीज़ है, सेम बात है कि किसी भी तरीके की क्लोजनेस को ऐसे लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी कई लोग, हम लोगों को कई बार ऐसे जवाब नहीं मिल पाते हैं कि यार वाई इज़ शी और ही बिहेविंग लाइक दिस, क्यों वो अवॉइड करता है। हम लोग बहुत, हमारा केमिस्ट्री अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन क्या वजह है कि वो कमिटमेंट से इतना दूर भागता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट में, आपके बचपन में कुछ चीज़ें छुपी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इनसिक्योर स्टाइल के दूसरे टाइप पर आते हैं हम, जो होता है एंग्जियस प्रीऑक्यूपाइड। एंग्जियस प्रीऑक्यूपाइड के जैसे नाम से पता चलता है कि वो हमेशा कुछ परेशान सा, बेचैन सा रहता है। उसको हमेशा किसी ना किसी बात का की मतलब बेचैनी सी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जब बचपन में इनकंसिस्टेंट आपके जो पेरेंट हैं या आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो इनकंसिस्टेंट हो। मतलब क्या है इसका, कि वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके लिए और कभी कभी प्रेजेंट ही नहीं है, बिल्कुल ही एब्सेंट है, या फिर वो रिस्पॉन्ड करने में स्लो है। मतलब कि जैसे बच्चा गिर गया तो वो रो रहा है तो पेरेंट्स बी लाइक कि रोने दो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वो फिर थोड़ी देर बाद जाके उसको उठाते हैं, थोड़ा फिर थपथपाते हैं। तो फिर एंग्जियस प्रीऑक्यूपाइड इससे अटैचमेंट स्टाइल बनता है बच्चे का। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए केयर करते हैं या नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि, और उनके लिए चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। इससे वो एंग्जियस होते हैं, तो वो उन्हें यही नहीं पता होता कि एक्सपेक्ट क्या किया जाए अपने पेरेंट्स से, तो इसीलिए वो एंग्जियस हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है फियरफुल अवॉइडेंट। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि इनको डिसऑर्गेनाइज भी कहा जाता है। ये जो है कॉम्बिनेशन होते हैं डिसमिसिव और अवॉइडेंट, एंग्जियस दोनों का। और ये मोस्टली तब होता है जब उनका जो बचपन होता है उसमें कोई ट्रॉमा होता है या फिर कोई अब्यूज़ होता है। मोस्टली केसेस में ऐसा माना जाता है, हालांकि इसका असली जो रीज़न है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट मोस्टली ऐसा रिसर्च से पता चला है कि इस वजह से होता है। और कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ हो उनके साथ में। इन लोगों का क्या होता है कि इमोशनल क्लोजनेस तो चाहते हैं ऐसे लोग, लेकिन जैसे ही उनके पास में इंटीमेसी बढ़ती है या क्लोजनेस बढ़ती है तो वो लोग पुश करने लगते हैं अपने जो क्लोज इंसान होते हैं
उनको वो पुश करने लगते हैं। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फेयरफुल, कि उनको चाहिए तो सही, दे क्रेव फॉर क्लोजनेस बट दे पुश इट अवे एज सुन एज दे गेट इट। ठीक है, अब बात ये है कि क्यों जो हमारा जो पेरेंट्स हैं या प्राइमरी केयर गिवर हैं और जो हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो उनको अफेक्ट कैसे करते हैं, क्या वजह क्या है, क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों रिलेशनशिप्स में। दोनों ही तरीके के रिलेशनशिप्स में आप सेफ़, जो माँ और बच्चा होता है, मैं माँ को लेकर चलती हूँ, मान लो फॉर सपोज़, कोई भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकते हैं, वो दादी भी हो सकती है, वो आया भी हो सकती है, हुएवर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो माँ और बच्चा दोनों होते हैं वो सेफ़ महसूस करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी दोनों पार्टनर सेफ़ महसूस करते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, रिएक्शंस देते हैं एक दूसरे की बातों का, एक्शंस का कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया जाता है। ठीक है, दोनों में ही एक क्लोज इंटीमेट बॉडीली कांटेक्ट होता है, दोनों पास में रहते हैं, मान लो एक ही बिस्तर पर सोते हैं, सब जो उनका बॉडीली कांटेक्ट होता है वो बहुत इंटीमेट होता है। ठीक है, जब दूसरा इंसान इनएक्सेसिबल होता है तो जो दूसरा इंसान है उसको, पहला इंसान है उसको इनसिक्योर महसूस होता है, वो परेशान हो जाता है अगर इनएक्सेसिबल होता है, मिलता नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। और चौथी चीज़ ये कि वो साथ में कई चीज़ें डिस्कवर करते हैं एज अ पार्टनर, एज अ कपल आप लोग साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो अपने बारे में, दुनिया के बारे में। और जब माँ और बच्चे होते हैं वो भी साथ में बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी जो वजहें हैं इनसे असर पड़ता है। यही वजह है कि जो एक प्राइमरी केयर गिवर के बीच में रिश्ता है और जो दो रोमांटिक पार्टनर्स के बीच में रिश्ता है, क्यों आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं, क्यों असर पड़ता है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का आपके अटैचमेंट स्टाइल से। ठीक है, अच्छा, अब किस तरीके से अलग अलग जो अटैचमेंट स्टाइल हैं उनमें ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया सिक्योर में जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला बंदा है उसको वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा। इन लोगों में जेलसी कम होती है बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स। उनको इस बात से ये नहीं लगता कि शायद मुझ में कोई कमी है, शायद कुछ उसका ऐसा चल रहा है, कोई अफेयर चल रहा है, या फिर सामने वाले को ज़्यादा अहमियत देना, खुद को कम देना। दे नो कि वो अपने आप में पूरे हैं और उन्हें मतलब किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है बेहतर महसूस कराने के लिए। दैट्स वाई दे आर बेटर इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, उनके लिए आसान होता है अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगना और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना जब भी मुश्किल समय होता है। अगर वो खुद गुजर रहे हैं तो खुद हेल्प मांग लेते हैं, अगर उनका पार्टनर ऐसी किसी हालातों से गुजर रहा है तो वो उसे भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिसमिसिव अवॉइडेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो वो अपने इमोशंस ही दबाते हैं, वो जो भी फील कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दबाते हैं। ठीक है, और हाँ, उन्हें कंपनी पसंद आ सकती है दूसरों की, लेकिन जैसे ही इंटीमेसी बढ़ती है, जैसा कि हमने पहले बात की, जैसे ही क्लोजनेस बढ़ती है वैसे ही वो अवॉइड करने लगते हैं उसको, वो नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद में एंग्जियस में क्या होता है, एंग्जियस स्टाइल वाले जो होते हैं उनकी बहुत ही उथली पुथली लाइफ होती है, उनको ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज़ उनके बचपन में इतनी इनकन्सिस्टेंसी रही है, उन्हें पता नहीं है कि कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, तो उन्हें ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। उन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट या रिजेक्शन का डर होता है कि कभी भी मुझे कोई भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। बहुत होते हैं ना कुछ लोग कि बहुत ऐसे मजाक भी बनता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का कि कहाँ थे तुमने मुझसे 10 मिनट से बात नहीं की, मुझे कॉल नहीं किया, ये नहीं किया। तो वो एंग्जियस स्टाइल अटैचमेंट स्टाइल होता है। ठीक है, और उन्हें वो बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं और वो क्लोजनेस तब भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से जबकि वो तैयार भी नहीं है। मान लो अर्ली स्टेजेस
हैं किसी रिलेशनशिप की, उसमें भी वो क्लोजनेस एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि सामने वाला इंसान अभी आपको सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इनको बार बार रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड में हमने बात कर ली है इस बारे में पहले ही कि वो अटेंशन उनको चाहिए, लेकिन वो जैसे ही अटेंशन मिलता है उसमें उसको पुश करते हैं, वो नेगेटिव उसको दूर भेजने लगते हैं जैसे ही उनके पास में अटेंशन आता है, जैसे कोई उनके क्लोज आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इनको हील ट्रीट करने के तरीके क्या हैं? कुछ तरीका है भी या नहीं है? अलग अलग स्टाइल के लिए अलग अलग होगा। जैसे एंग्जियस के लिए आपको उनको बार बार रीअश्योरेंस देना पड़ेगा, या फिर लोग खुद कैसे कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ाएं, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को अहमियत देना सीखोगे, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर चाह रहा है कि मदद करे तो उनको कंसिस्टेंट अटेंशन देना होगा, ठीक है। डिसमिसिव वाले में और डिसऑर्गेनाइज वाले में ये होता है कि सबसे पहले तो उनको अपने जो एक्सेप्ट करना होगा उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है बचपन में या टीनेज में, तो वो अपने इमोशंस को, अपनी चाइल्डहुड को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा कि हाँ कुछ गलत था और इस वजह से मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। अपनी इमोशनल नीड्स को कहना होगा अपने क्लोज वंस को, अगर आप क्लोज वंस बनाते हो तो, या जिन पर आप विश्वास करते हो। थेरेपी में जा सकते हैं ये लोग, वहाँ पे आपके लिए एक क्लोज स्पेस बनाया जाएगा जहाँ पे आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हो, जहाँ पे अपनी बात कर सकते हो, आप नए रिलेशनशिप्स बनाने के टैक्टिक्स सीख सकते हो। तो थेरेपी बहुत हेल्प करती है ऐसे टाइम पे। अपने फियर्स समझ सकते हो, खासकर डिसऑर्गेनाइज फियरफुल अवॉइडेंट जो होते हैं वो लोग, जो उनके फियर्स हैं, अंडरलाइंग फियर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके वो लोग अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमा या अब्यूज़ आपके साथ हुआ है तो उसको प्रोसेस कर सकते हो आप, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे, तो इनर चाइल्ड वाली जो बात होती है, अपने इनर चाइल्ड की नीड्स को पहचानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इन अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से जो दिक्कतें पैदा हुई हैं उनको सुलझा पाएंगे। एक होता है सेल्फ पेरेंटिंग, तो सेल्फ पेरेंटिंग में आप खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आपको बचपन में जो चीज़ें नहीं मिली हैं, आप खुद को वो इमोशनल सपोर्ट कैसे देते हो, तो वही सब काम करना होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब आप लोग के कुछ सवाल हैं, कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपने ऐसा पढ़ा जो मैंने कवर नहीं किया यहाँ पर, तो वो आप बता सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल रीड देम एंड आंसर। लोग तो मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं ज्वाइन किया है जिन्होंने। आई गेस आई हैव एंग्शियस वन, ओके ओके। प्रत्युष, यू आर लकी कि एंग्शियस स्टाइल के बारे में ना काफ़ी सारे मतलब हमारे पास में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट, बुक्स भी मिल जाएंगी आपको कहीं। सो देयर आर मेनी वेज जिससे आप हील कर सकते हो, जिससे आप डील कर सकते हो अपने अटैचमेंट स्टाइल को इन अ बेटर वे। सो दैट विल हेल्प यू। तो बाकी फेयरफुल अवॉइडेंट के लिए या डिसमिसिव के लिए कंपैरेटिवली कम आपको मटेरियल मिलेगा। सो यू आर लकी दैट वे। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो, आप अभी कर सकते हो। I need to accept it truly and accept my partner or romantic interest fully. Yeah, that's true, but you need to accept yourself first, you know. एंशियस स्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम होता है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है, एंड
शायद आपको ये सुनकर अच्छा ना लगे, बट यू आर अ पीपल प्लीजर। आप लोगों को आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हो बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो कि वो जो भी अ, जैसा भी वो चाहते हैं हम वैसा कर दें, ताकि वो नाराज़ ना हो जाए, हमें छोड़ कर ना चले जाएं। इस चक्कर में आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। सो इट बी बेटर इफ़ यू ट्राई टू नो योर सेल्फ वर्थ, और उसके बाद में आप किसी रोमांटिक पार्टनर को अप्रोच करें या उनको कंसिडर करें। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। या एक और चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपका ध्यान जाए इन मुद्दों की ओर, और आप जाकर इस बारे में पढ़ें, इन अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ें, और ख़ुद को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। इसको एक ऐसी गाइड मत समझ लीजिए कि ये पूरी गाइड है और यही है जो भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो अभी तक आपको साइंटिस्ट के नाम भी नहीं बताए हैं जिन्होंने ये रिसर्चेस किए हैं। सो प्लीज़ आप इंटरनेट पे जाएं, इस बारे में पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अच्छी अच्छी किताबें हैं और ऑथेंटिक ऑथर्स की किताबें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ गो एंड एजुकेट योर सेल्फ ऑन मेंटल हेल्थ। और किसी के कुछ सवाल हैं तो बताएं, वरना हम फिर ख़त्म करते हैं। कितने बज गए हैं? वी हैव 5 more minutes। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपको, कुछ ऐसी बातें आ रही हों, कुछ भी शेयर करना हो, कुछ सवाल हों? सब चुप बैठे हैं। आप लोग मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बात करूं, तो आप वो भी बता सकते हैं। I have been clingy in recent, but I normally don't show it, but I feel it. I can relate to it totally। और होता है ऐसा, बट एक एज के बाद जब आप मेच्योर हो जाते हो तो आपको चीज़ें भी समझ में आती हैं। और जब एक से ज़्यादा फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। सो या इफ़ यू कैन यू नो कंट्रोल इट किसी तरीके से, और यू कैन हैंडल योर सेल्फ बेटर, सो इट्स गुड। ये वीडियो IGTV में अपलोडेड रहेगा। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं वो लोग इसको देख सकते हैं एनी टाइम। एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेंटल अवेयरनेस बढ़े इन चीज़ों को लेकर। दैट इज़ व्हाट आई वांट द मोस्ट। भाई हाय हेलो पूछो कुछ, एनीथिंग एनीथिंग। हाय हाय अजीत, हाउ आर यू? नो रिप्लाई।
हाय मयूर, हाय लवली। 5 बजे का टाइम था यार, आप लोग 5:30 बजे आ रहे हो। नॉट फेयर। पूरा सेशन ख़त्म हो गया, हम लोगों ने इतनी बातें डिस्कस कर ली। हाय मयूर, आपको IGTV देखना पड़ेगा। सॉरी, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। या जीत, आई एम गुड, आई एम फाइन, एज यू कैन सी आई एम ग्रेट। अटैचमेंट स्टाइल से रिलेटेड कुछ भी आपकी बातें हो, हमने डिस्कस किया है। अगर आपने कुछ पढ़ा भी है और आपने अब तक का सेशन नहीं देखा है, कुछ आपने पढ़ा है इस बारे में, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम हियर फॉर 5 more minutes, so if you have any questions, anything to share, can do that quickly. I'm waiting for your comments, questions, suggestions, experiences, whatever, inputs, whatever you have for me. आज हमने अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात की है, कैसे आपका बचपन आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी, पूरी तो नहीं, मतलब जो हमने डिस्कस किया है वो। और उसके अलावा वो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, और बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इज़ इट ईज़ी टू हील द इनसिक्योर अटैच्ड स्टाइल व्हेन यू आर एन अडल्ट? हाँ, मतलब आप रिफ्रेम कर सकते हो अपने अटैचमेंट स्टाइल को। जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ पेरेंटिंग है, उसके अलावा थेरेपी तो है ही हमारे पास में, मेडिटेशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई तरीके के। आपका अगर कोई पार्टनर है या कोई क्लोज वन है, वो आपकी हेल्प कर सकता है आपको एक सिक्योर स्पेस देकर। तो वहाँ आप खुद की चीज़ें हील कर सकते हो, और बहुत तरीके के अपने सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाकर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके। राइटिंग बहुत हेल्प करती है। आपका जो भी, मतलब आपकी प्राइमरी हॉबी है, वो करके आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। सो या, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, बट आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि आपके अंदर वो उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप खुद को हील करना चाहते हो, बिकॉज इट इज़ नेवर ईजी। बहुत ही जो प्रोसेस होती है खुद को हील करने की, बहुत मुश्किल होती है। तो आपका वो इरादा होना चाहिए, तो इट गेट्स बेटर विद टाइम, आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, तो व्हेन यू आर एडल्ट, तो आप बेटर तरीके से उनको समझा सकते हो, मेच्योर तरीके से। बचपन में आपके पास में आपको 2 ही इमोशन के बारे में पता होता है, या तो आप बहुत खुश होते हैं या वो गुस्सा होते हैं, या फिर चलो ठीक है तीसरा और जोड़ देते हैं, उदास होते हैं। बट बचपन में आप अपने इमोशंस को बेटर तरीके से पहचान सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं इस बारे में। दैट इज़ व्हाट आई डिड, तो इट हेल्प मी। आप भी कर सकते हैं। जीत गहलोत पूछ रहे हैं कि आई वांट टू आस्क अबाउट योर स्टडी समथिंग। जीत जी, मेरी पढ़ाई 2015 में ख़त्म हो गई थी, और मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज़म में। अभी मेरी उम्र 30 साल की होने वाली है। तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, बट जो एकेडमिक एजुकेशन होती है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी, और फिर मैं अभी एज अ लिंग्विस्ट, एज अ फ्रीलांस लिंग्विस्ट, हिंदी लिंग्विस्ट काम कर रही हूँ। दैट्स इट। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, you just have 1 more minute. I'm closing this session now, wrapping up. अगर कोई एक क्विक क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बाय। Okay, I don't think there is anything. या प्रत्युष, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मैं शायद बीच में कहीं रुक गई थी।
did you get your answer or not? जो भी लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगी मैं कि ओके प्रत्युष, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने आज अटैचमेंट स्टाइल डिस्कस किया है और सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो IGTV पर अपलोडेड रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं जब जी चाहे इसको। और ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक द ओनली रिसोर्स नहीं है। आप इंटरनेट पे जितना चाहे पढ़ सकते हैं इस बारे में। खुद का अटैचमेंट स्टाइल पता करना हो तो बहुत सारे क्विज़ेस ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग आए, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और नेक्स्ट वीक आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू इट, एज आई वोंट बी, आई माइट बी ट्रैवलिंग, आई एम नॉट श्योर दो। सो लेट्स सी कब होता है नेक्स्ट सेशन। एंड I hope we discuss more and more such mental health issues. Thank you so much. It's a quite good brief session about attachment style health. I want to look into themselves. Thank you, Pratyush. Okay, guys. Namaste. Thank you so much. शुक्रिया. Bye bye. मिलते हैं फिर. Take care of yourselves. Bye.